जब हम दूर किसी पहाड़ी की तरफ मुंह करके या फिर कोई बहुत बड़ा सा बिल्डिंग की तरफ मुंह करके जब जोर से कुछ कहते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, हेलो, तो वही आवाज कुछ देर बाद हम तक वापस आता है। हेलो। इस फेनोमेनॉन को कहा जाता है एको, साउंड का एको। ये एको बेसिकली होता है साउंड के रिफ्लेक्शन के कारण। जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि एक बॉल, मान ले एक इस तरह का बॉल, ये जैसे आप दीवार के तरफ अगर फेंके तो वो टकरा के जिस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, एग्जैक्टली वैसे ही साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है। बेसिकली साउंड होता क्या है? साउंड एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसके आसपास का मटेरियल का जो पार्टिकल्स है वो भी वाइब्रेट करने लगता है और वाइब्रेशन का प्रोपगेशन होता है। मान लीजिए वो पार्टिकल है, इस तरह से जो प्रोपगेट कर रहा, फिर आगे बढ़ रहा, फिर आगे बढ़ रहा। जब बिल्कुल एक दीवार मान लीजिए, दीवार के आसपास का पार्टिकल जब ये वाइब्रेट करता है तो ये इस दीवार से टकराता है। जैसे ही वो पार्टिकल्स टकराता है उस समय वो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करता है और वापस से जो वाइब्रेशन इस तरफ जा रहा था या एनर्जी का प्रोपगेशन जो इस तरफ हो रहा था, टकराने के बाद वही प्रोपगेशन अब उल्टे तरफ होने लगता है। टकराने के बाद पार्टिकल रिफ्लेक्ट करता है वहाँ से। तो इस तरह से फंडामेंटल तौर पे अगर देखें तो साउंड है क्या? साउंड है जो मटेरियल के पार्टिकल्स है, जो जिस मटेरियल में साउंड प्रोपगेट कर रहा है उसका जो पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स का वाइब्रेशन का प्रोपगेशन या एनर्जी का प्रोपगेशन। अगर फंडामेंटल तौर पे जो पार्टिकल है वो अगर किसी बड़े से ऑब्स्टिकल से टकरा के रिफ्लेक्ट आएगा तो ऑब्वियसली जो प्रोपगेशन है साउंड का वो भी रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि उन्हीं पार्टिकल्स के वाइब्रेशन से तो साउंड बना हुआ है, वही तो साउंड है। वही अगर रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो ऑब्वियसली साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है और ये रिफ्लेक्शन का नियम को फॉलो करता है। बेसिकली रिफ्लेक्शन का नियम क्या होता है? सपोज ये एक पार्टिकल है, ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये पार्टिकल रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से आके टकराएगा और इस तरह से रिफ्लेक्ट करके जाएगा। तो ये आके टकराया और ऐसे रिफ्लेक्ट करके गया। तो इसका नियम क्या है? कौन सा नियम ये फॉलो करता है? जिस पॉइंट में ये स्ट्राइक कर रहा है या टकरा रहा है उस पॉइंट से आप एक नॉर्मल ड्रॉ करें और ये पार्टिकल जिस एंगल से इंसिडेंट किया है, ये वाला जो एंगल है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है इसका पाथ, नॉर्मल के साथ इसका पाथ जो एंगल बना रहा है, और फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद, ये रिफ्लेक्ट करने के बाद जो ये गया, अब ये रिफ्लेक्टेड पाथ जो है इसका, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, दोनों एंगल सेम होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही रिफ्लेक्शन का बेसिक नियम है। और चूंकि पार्टिकल्स के रिफ्लेक्शन के कारण ही साउंड का रिफ्लेक्शन होता है तो साउंड भी सेम रूल को फॉलो करता है, सेम नियम को फॉलो करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि मान ले ये एक बड़ा सा ऑब्स्टिकल है, इस तरह से दिखा रहा हूँ आपको बेहतर समझ में आएगा। ये एक ऑब्स्टिकल है, साउंड इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, टकराया। अब ये वापस जब जाएगा रिफ्लेक्ट करेगा तो ये वही वाला नियम को फॉलो करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जैसे कि हमने एको के बारे में बात किया था, एको है क्या? साउंड का रिफ्लेक्शन है। तो साउंड का रिफ्लेक्शन तो इस रूम में भी हो रहा है, तो हमें वो एको क्यों नहीं सुनाई दे रहा कि मैं कुछ बोल रहा हूं आपसे, जैसे कि हेलो, तो वही हेलो वापस दीवार से टकरा के जब वापस आ रहा तो हमें एको क्यों नहीं समझ में आता है, हम वो परसीव क्यों नहीं करते हैं? इसके लिए कोई बड़ा सा बिल्डिंग काफ़ी दूर होने की क्या ज़रूरत है? एक पहाड़ी को बहुत दूर होने की क्या ज़रूरत है? देखिए, हमारा ब्रेन जो है, सुनने का सेंसेशन इसमें लगभग 0.1 सेकेंड तक होता है। उससे बाद मतलब 0.1 सेकेंड के बाद अगर दो साउंड है, मान ले दो साउंड है, दो डिस्टिंक्ट साउंड्स है, अगर उन दोनों साउंड्स के बीच 0.1 सेकेंड से कम का गैप हुआ तो हम दो डिस्टिंक्ट साउंड्स को अलग अलग परसीव नहीं कर सकते हैं। हमारा ब्रेन उसे सिंगल साउंड परसीव करेगा। लेकिन अगर वही दोनों साउंड्स के बीच का गैप अगर 0.1 सेकेंड से ज़्यादा होता है तो हम समझ पाते हैं कि वो दो अलग अलग साउंड्स हैं। हमारा ब्रेन उन दोनों को अलग अलग कर पाता है, डिस्टिंग्विश कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इसके दो प्रॉन्ग्स हैं। अगर मैं इस तरह से इसे हिट करता हूँ,
दोनों प्रॉन्ग्स को अगर हिट करता हूं तो दो साउंड क्रिएट हो रहा है ऐसे, इस तरह से एक और दो, एक और दो। आप दो डिस्टिंक्ट साउंड्स आप सुन पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, दो अलग अलग साउंड्स है, एक दो, ठीक है। अगर मैं इसे बहुत तेजी से करूं तो दो साउंड्स के बीच का जो गैप है, टाइम गैप जो है वो इतना कम हो जाएगा, 0.1 सेकेंड से बहुत कम हो जाएगा, तो हमारा ब्रेन जो है दो अलग अलग साउंड्स परसीव नहीं कर पाएगा। आपको समझ में आ रहा है? दो साउंड्स है, दोनों प्रॉन्ग्स को मैं हिट कर रहा हूं। मैं जितना तेजी से ये करूंगा उतना आपको कम समझ में आएगा कि दो अलग अलग साउंड्स है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अगर धीरे भी हिट करता हूं इस तरह से तो भी दोनों प्रॉन्ग्स को मैं हिट कर रहा हूं, अगर मैं बहुत तेजी से करता हूं तो भी दोनों प्रॉन्ग्स को ही मैं हिट कर रहा हूं, दो साउंड्स ही क्रिएट हो रहा है। लेकिन जब मैं तेजी से इसे हिट करता हूं उस समय होता यह है कि दोनों साउंड्स के बीच का गैप इतना कम हो जाता है कि हमें दो अलग अलग साउंड समझ में नहीं आता है। इसीलिए एक छोटे से रूम में जब हम बात करते हैं, वो जो साउंड वापस आ रहा है इतने कम समय में वो वापस आता है कि हमारा दिमाग उसे परसीव नहीं कर पाता है कि दो अलग अलग साउंड्स है, वो हमारा दिमाग उसे सिंगल साउंड की तरह परसीव करता है। और दूसरी बात यह है कि आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हो सकता है एक बार रिफ्लेक्ट किया, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट किया, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट किया, फिर रिफ्लेक्ट करते 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 कभी ना कभी तो 0.1 सेकेंड से ज़्यादा का गैप हो जाएगा टाइम का। लेकिन होता क्या है, जब एक बार बॉडी रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि आप अगर एक बॉल को या एक मार्बल को ज़मीन में गिराते हैं तो जब ये टकराता है नीचे, जब ये टकराता है तो बहुत सारा एनर्जी वो ग्राउंड को दे देता है, बहुत सारा एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ पर। इसका जो एनर्जी है वो इन पार्टिकल्स को वाइब्रेट करने में बहुत सारा एनर्जी चला जाता है, तो जिस एनर्जी से ये टकराता है उस एनर्जी से वापस नहीं जाता है। सेम रूल यहाँ भी लागू होगा। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और ये वाइब्रेशन इस तरह से जा रहा है और जो पार्टिकल्स है जो वॉल के साथ कोलाइड कर रहा है, टकरा रहा है, वापस आते समय उसके पास उतना एनर्जी नहीं होता है। जाते समय हो सकता है इतना वाइब्रेट करते हुए जा रहा, लेकिन टकराने के बाद उसका एनर्जी घट जाता है, तो उसका वाइब्रेशन कम हो जाता है, मतलब उसका एनर्जी कम हो जाता है। फिर दूसरी बार टकराएगा तो ये और कम हो जाएगा इसका एनर्जी, और जितना कम एनर्जी होगा उसका लाउडनेस उतना कम होगा। इसीलिए हम धीरे धीरे बहुत बार टकराने के बाद जो साउंड बचता है उसे हम परसीव नहीं कर पाते, हमारा दिमाग परसीव नहीं कर पाता। इसीलिए छोटे रूम में जो है, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो हो सकता है 4-5 बार टकराने के बाद वो जो आ रहा है वापस, हो सकता है 0.1 सेकेंड से ज़्यादा का गैप हो, लेकिन उसके पास इतना कम एनर्जी है कि वो सुनने का सेंसेशन क्रिएट ही नहीं करता है। लेकिन जब बहुत दूर एक बिल्डिंग होता है या फिर कोई पहाड़ी होती है, तो जब हम कुछ चीख के कहते हैं हेलो, तो वो आवाज़ जाता है वहाँ से टकरा के वापस आता है, इसमें काफ़ी समय लग जाता है। अगर ये टाइम 0.1 सेकेंड से ज़्यादा हुआ तो फिर हम जो साउंड वापस आ रहा रिफ्लेक्ट होके, उसे हम एक अलग साउंड की तरह परसीव कर पाते हैं, जिसे हम एको कहते हैं। तो फिर जब ये रूम तो छोटा है, जब बिल्डिंग बड़ा हो, रूम अगर काफ़ी बड़ा हो जाए तो फिर एको वाला प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। काफ़ी बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, तो उस समय क्या होगा, इस केस में क्या हो रहा, साउंड गया वापस आया तो ये समय बहुत कम है, फिर वापस जब आ रहा टकरा के तो उसके पास एनर्जी ही नहीं बचता है कि वो 0.1 सेकेंड से बाद आएगा, लेकिन और सेंसेशन क्रिएट करेगा, लेकिन उसके पास एनर्जी नहीं होता है, तो इसीलिए वो एको वाला सिचुएशन क्रिएट नहीं कर पाता। लेकिन बड़े हॉल में तो ये हो सकता है, और बड़े हॉल में होता भी है। बड़े हॉल में जाके अगर आप कुछ कहते हैं तो आपको एको सुनाई देता है, अपने ही आवाज़ आपको बार बार सुनाई देता है। इसे रिवर्बरेशन कहा जाता है, रिवर्बरेशन। तो बड़े हॉल में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पर फर्स्ट टाइम जब साउंड जाके वहाँ से कोलाइड करके वापस आ रहा, तो वो वापस आने वाला साउंड को हम लोग सुन लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर साउंड का स्पीड आप मान के चले 22 डिग्री सेल्सियस में साउंड का, ड्राई एयर में साउंड का स्पीड होता है 344 मीटर पर सेकेंड। अगर ये वाला जो डेटा है, इसे लेके आप अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि बॉडी को कितना दूर होना होगा
कि वो एको क्रिएट करेगा। एक बड़ा सा वॉल को या पहाड़ी को एटलीस्ट कितना दूर होना होगा कि वो एको क्रिएट करेगा? क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। साउंड यहाँ से गया वापस आया, कितना समय लगना चाहिए? 0.1 सेकेंड लगना चाहिए। 0.1 सेकेंड या उससे ज़्यादा लगना चाहिए। तो चलिए 0.1 सेकेंड मान के चलते हैं। 0.1 सेकेंड में इसको जाना है और आना है, ठीक है। 0.1 सेकेंड में साउंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 34.4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 344 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर वो चले तो फिर 0.1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 10 से डिवाइड कर दे, 34.4। सो इस डिस्टेंस को, जाना और आना, इस टोटल डिस्टेंस को 34.4 मीटर का होना है एटलीस्ट। उससे ज़्यादा होगा तो ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट उतना होना है। तो बॉडी को कितना दूर रहना होगा? साउंड गया और आया, टोटल 34.4 मीटर, तो बॉडी को कितना दूर रहना होगा? इसी का आधा, दैट इज 34 का आधा कितना? 17, और 0.4 का आधा कितना? 0.2। सो 17.2 मीटर दूर होना होगा एटलीस्ट। उससे ज़्यादा हो तो भी एको होगा, लेकिन उससे कम हो तो एको नहीं होगा, नॉन परसीवेबल होगा। एको तो होगा, एको आई शुडंट से एको होगा, रिफ्लेक्शन तो होगा, लेकिन वो एको का परसेप्शन हमारे दिमाग में क्रिएट नहीं होगा। तो हमने क्या देखा कि बड़े हॉल में इस तरह का प्रॉब्लम होता है, एको का प्रॉब्लम होता है, जिसे कि रिवर्बरेशन कहा जाता है। इसे घटाने के लिए, अगर बड़े हॉल में रिवर्बरेशन का प्रॉब्लम हो तो फिर हम लोग बात नहीं कर पाएंगे बड़े हॉल में। अगर कोई कुछ लेक्चर दे रहा तो किसी को समझ में नहीं आएगा, इतना बार वो इतना रिफ्लेक्शन के बाद साउंड बड़ा फजी सा हो जाएगा, हमें सुनाई नहीं देगा। तो इसके लिए नॉर्मली क्या किया जाता है कि जो वॉल्स है, वॉल्स को साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल जो होता है, जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे ढक दिया जाता है पूरे वॉल को। या फिर जो प्लास्टर किया जाता है वो बड़ा रफ प्लास्टर किया जाता है कि रिफ्लेक्शन के बाद जो भी वापस आ रहा है वो इतना ज़्यादा डिस्टिंक्ट साउंड क्रिएट ना करे, वही खुद फजी हो जाए। अगर रिफ्लेक्ट करने के बाद साउंड फजी सा हो जाएगा तो वो ओरिजिनल साउंड पे कुछ खास असर नहीं डाल पाएगा। तो इसीलिए रफ प्लास्टर किया जाता है या फिर साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल से पूरा वॉल को और सीलिंग को ढक दिया जाता है। तो ये तो साउंड के रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातें थी, किस तरह का प्रॉब्लम हम फेस करते हैं बड़े हॉल्स में, और एको एग्जैक्टली है क्या, एको होने के लिए कितना डिस्टेंस में होना होगा ऑब्जेक्ट को। तो ये बेसिक चीज़ें थी। लेकिन हमेशा ये जो साउंड का रिफ्लेक्शन वाला जो फिनोमेनॉन है, ये हमेशा हमारे लिए बुरा ही होगा इसका कोई मतलब नहीं है। बड़े हॉल में रिवर्बरेशन हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन हमेशा ये बुरा ही है ऐसी बात नहीं है। इसका जो रिफ्लेक्शन वाला प्रॉपर्टी है साउंड का, इसे यूज़ करते हुए हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और हमारे लिए बहुत यूज़फुल चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि स्टेथोस्कोप हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अब अगले वीडियो में बात करेंगे। उसका लिंक आपको यहीं पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो यहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड 9th के लिए साउंड चैप्टर के सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।